Hello everyone, welcome to lecture number 6 of our unit 13 amines. And today we will discuss about the 13.5 topic is regarding to the physical properties of amine. As we know that in this COVID time your paper of Gujarat board there some deleted topics that can be given. So this topic is one of them of our deleted topic. But as we know that yet National Test Agency and GUJSET curriculum does not declare about this topic, and for the broad advantage of the students, I definitely recommend that first you have to understand the concept about the physical properties of amines. देखिए यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है वो डिलीटेड टॉपिक में है. मैं आपको पहले भी दिखा देता हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी एमाइंस की गुजरात बोर्ड की एग्जामिनेशंस में नहीं पूछी जाएगी फॉर 2021 ओनली. ओके, लेकिन अभी नेशनल टेस्ट ऑफ एजेंसी या कुछ गुजसेट की एग्जाम का क्यूरिकुलम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, और कुछ इस तरह से भी सुनाई दे रहा है कि भाई एक बार, दो बार, तीन बार तो आपको ये टॉपिक कर लेना चाहिए. किसके लिए? ब्रॉड आपका जो थिंकिंग होगा इसके लिए. तो मैं डेफिनेटली मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कौन सा डिलीटेड है या कौन सा डिलीटेड नहीं है. समझ में आ रहा है आपको? ओके फाइन. ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है. हमें मालूम है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जब भी पूछी जाती है तो हम तीन जो पॉइंट्स मेन होते हैं, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, दूसरे इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या नहीं है, या वाटर सॉल्युबिलिटी की बात ज्यादातर हम करते हैं, फिर वो ऑर्डर और जिसका हम बोलते हैं कि जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी यानी उसके कलर की या कुछ इस तरह से हम कलर एंड ऑर्डर की भी वो थोड़ी एक्स्ट्रा जो बात है वो यहाँ पे हम कर सकेंगे. तो हम शुरू करेंगे. मैं अपनी टेक्स्ट बुक के साथ ही आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. अपनी टेक्स्ट बुक में जो भी पोर्शंस जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है उसी तरह से हम यहाँ पे देखना चाहेंगे और हम उसको डिस्क्राइब करते जाएंगे. आप देखिए, आपके पास भी यही जो पोर्शन है वही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है हमेरा यहां पे दिया हुआ है वो है द लोअर एलिफेटिक एमाइंस. यानी लोअर एलिफेटिक एमाइंस का मतलब क्या होता है? मिथाइल एमाइन है या इथाइल एमाइन है तो उसको हम लोअर एलिफेटिक एमाइंस बोलेंगे. सो दे आर गैसियस. वो क्या होता है? गैसियस होता है क्योंकि उसका मोलेक्युलर वेट कम होने की वजह से उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होने चाहिए, क्योंकि उसका मोलेक्युलर वेट ही नहीं है, यानी वो उसका जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस है, और कहते हैं वहां पे विथ फिशी ऑर्डर. लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो अमोनिया जैसी अपनी जो स्मेल है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं. क्लियर? वंस अगेन, द लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर गैसियस विथ अ फिशी ऑर्डर. कोई बात नहीं. प्राइमरी एमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स. फिर से मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं. प्राइमरी एमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स, यानी प्रोपेन एमाइन, फिर ब्यूटेन एमाइन, पेंटेन एमाइन, इस तरह से हम चले जाएंगे. तो दे आर लिक्विड इन नेचर एंड दे हैविंग अ फिशी ऑर्डर. इसका भी फिशी ऑर्डर होता है, राइट? एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड इन नेचर. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मालूम है मोलेकुलर वेट बढ़ने की वजह से उसके जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है वो बढ़ने की वजह से उसका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड में आ जाएगा. फिर यहां पे दिया हुआ है एनिलीन एंड अदर एराइल एमाइंस, यानी एनिलीन या ऐसे कोसी जैसे टोल्यूडीन हम बोल रहे हैं, जैसे, राइट? आपको मालूम है एनिसिडीन है. तो ये जो कंपाउंड है जो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, या उसको हम एराइल एमाइंस भी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो दे आर यूजुअली कलरलेस. उसकी जो वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जब हम उसको स्टोरेज करेंगे ज्यादा देर तक तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसमें कलर आ जाता है. जैसे एनिलीन, प्योर एनिलीन है ना, वो व्हाइट होता है यानी कलरलेस है. लेकिन जैसे हम उसको स्टोरेज करते जाएंगे तो लंबे समय के बाद वो एनिलीन है वो थोड़ा रेड कलर उसमें जैसे जनरेट हो जाता है, विच इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन. तो एनिलीन की वजह से उसके कलर में थोड़ी हमें यहाँ पे वो जो फर्क है वो दिखाई दे रहा है. फिर से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि एरोमेटिक एमाइन जनरली आर दे आर टॉक्सिक इन नेचर टू. ओके, ये थोड़ा टॉक्सिक भी होता है. फिर से
प्योर एमाइंस, जैसे मैंने अभी बोला, जो भी प्योर है, सभी एमाइंस है वो ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं, बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों होता है? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट एमाइंस, स्पेशली एरोमेटिक एमाइंस, आर रेडीली ऑक्सीडाइज इनटू फॉर्म ऑफ कलर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे, वो जो आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो ज्यादातर हमारा ऑर्डर और कलर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम सेकंड पॉइंट में चले जाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा हम बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी हम यहाँ पे, और हाइड्रोजन बॉन्ड की भी साथ यहाँ पे बात हो रही है। लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर सॉल्यूबल इन वाटर, यानी ये बोल रहे हैं कि एलिफेटिक एमाइंस है ना वाटर सोल्यूबल है। हमें मालूम है क्यों वाटर सोल्यूबल होता है, बिकॉज एलिफेटिक एमाइंस फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, बिकॉज दे कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमें मालूम ही है। However, solubility decrease with increase in molar mass of amines। जैसे जैसे उसका जो मोलिकुलर वेट बढ़ाते जाएंगे, जैसे मिथाइल एमाइन है, इथाइल एमाइन है, प्रोपाइल एमाइन है, तो जैसे जैसे उसका आर ग्रुप बढ़ता जाएगा, आर यानी उसका हाइड्रोकार्बन पोर्शंस बढ़ता जाएगा, हाइड्रोकार्बन पोर्शंस यानी उसका जो हाइड्रोफोबिक पोर्शंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, वो बढ़ने की वजह से उसमें जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक होते जाएंगे, यानी उसकी जो मैं बोल रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी हायर एमाइंस आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये थोड़ी आपको जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की जो सॉल्युबिलिटी की बात यहाँ पे आपको दिखाई गई है। फिर से मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से यहाँ पे मैं अपनी तरह से दिखाना चाहता हूं। ऑल द 3 क्लासेस ऑफ एलिफेटिक एमाइंस, ये लोअर में मैं तो पूरा बताता हूं। एलिफेटिक में जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होते हैं, कोई भी है, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो उसका मतलब यह हुआ कि लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे मैंने मिथाइल एमाइन की बात की, इथाइल एमाइन, हमने पहले भी बोला था कि मिथाइल एमाइन और इथाइल एमाइन है वो तो गैसेज ही है, राइट, बट दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। This is why they are sold in the market as the 34% aqueous solution से वो बेचा जा रहा है। However, as the size of alkyl group, मैंने अभी बोला, इंक्रीज होने की वजह से उसका मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द हाइड्रोकार्बन पोर्शन, यानी हाइड्रोकार्बन पोर्शन यानी वो हाइड्रोफोबिक है, राइट, तो वो पानी के साथ जुड़ेगा नहीं। So the borderline solubility is reached with amines about 6 कार्बन एटम्स। जब 6 के पास पहुंच जाएगी तभी, राइट, तो तभी उसकी solubility अभी कम हो जाएगी। Amines are quite soluble in organic solvents such as बेंजीन है या ईथर है या अल्कोहल है, तो उसमें वो soluble हो पा रहा है। दूसरा मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं। अभी सभी ने बोला कि सर जी एलिफेटिक की तो बात आपने की, एरोमेटिक की क्या हो रहा है? तो एरोमेटिक एमाइंस ऑन द अदर हैंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रोकार्बन पोर्शन ही बिल्कुल लार्ज होता है। सो लार्ज पार्ट होने की वजह से दे रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एनिलीन है ना, वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है वाटर में, ओके, लेकिन वो मैंने अभी बोला क्वाइट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर और अल्कोहल में वो सॉल्युबल हो पा रहे हैं। तो ये थोड़ा पॉइंट हमने यहाँ पे आपको देखेंगे, तो ये जो पॉइंट्स है वो वाटर का हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी एक पॉइंट यहाँ पे अलग दिखाया हुआ है, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। हमें मालूम है, जैसे ये क्या बता रहा है कि मेरे पास एक एमाइन कंपाउंड है और एक अल्कोहल कंपाउंड है। मैं आपको एग्जांपल ही देना चाहता हूं। जैसे मेरे पास एक C2H5NH2 है, यानी इथाइल एमाइन है मेरे पास, उसका मोलिकुलर वेट नियर अबाउट 45 है, और मेरे पास एक इथेनॉल है, उसका नियर अबाउट 46 है, यानी नजदीक में ही है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इथाइल एमाइन का या इथेनॉल का? ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि मेरे पास जैसे इथाइल एमाइन मेरे पास है, तो इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और ऑक्सीजन की 3.5 है, दोनों में NH है, इसमें OH है, H कॉमन है। लेकिन ये जो बॉन्ड है अल्कोहल का, वो ज्यादा पोलर हो जाने की वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट में मुझे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड पावरफुल है। देखिए एमाइन और एमाइन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल अल्कोहल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इसमें भी है, लेकिन अल्कोहल का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो एमाइन से ज्यादा हो गया है। तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी भी की बात कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको वाटर सॉल्युबिलिटी के बारे में जो मैं आपको समझा रहा था अभी, कि जैसे तो वो अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल कंपेयर टू द एमाइन
वो ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस किया हुआ है कि आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 एमाइन विच विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर एंड वाई। तो हमें मालूम है कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पावरफुल होने की वजह से उसकी वाटर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। अभी हमने बोला एमाइन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। यू मे रिमेंबर दैट अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन एमाइन्स। समझ में आ रहा है? एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन एमाइन्स। इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो गया है अल्कोहल का, और दूसरा उसकी वाटर सोल्युबिलिटी भी हमें थोड़ी ज्यादा मिल रही है। फिर हमें पॉइंट्स यहां पे दिया गया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन्स जो भी होते हैं तो उसका इंटरमोलिकुलर एसोसिएशंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मोलिक्यूल। जैसे मैंने आपको बताया कि RNH2 है तो उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक RNH2 में 2 हाइड्रोजन होने की वजह से वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे? 2। मेरे पास सेकेंडरी एमाइन है, उसके पास तो सिर्फ एक ही है, तो वह 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। टर्शरी एमाइन के पास कुछ भी हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो कुछ बना ही नहीं पाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास प्राइमरी एमाइन है तो एक प्राइमरी एमाइन कितने प्राइमरी एमाइन से जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। दूसरा सेकेंडरी है वो 1 से जुड़ेगा, टर्शरी में तो है ही नहीं। यानी प्राइमरी में मुझे उसको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो द बॉइलिंग पॉइंट में आपको दिखा रहा हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एमाइन्स, जैसे मैं आइसोमेरिक एमाइन्स की ही बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा कि जैसे टर्शरी एमाइन का बिल्कुल कम हो जाएगा, प्राइमरी एमाइन का सबसे ज्यादा होगा, और इन बिटवीन सेकेंडरी एमाइन का मुझे यहां पे मिलेगा। वो देखिए, मैं आपको डेटा भी यहां पे दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी का सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी का कम है और टर्शरी का उससे भी कम है। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनाए हुए हैं। समझ में आ रहा है? अभी एक हाइड्रोजन और कम कर दूं तो वो एक ही में चला जाएगा, और एक और कम कर दूं तो नहीं होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट्स जैसे यहाँ पे आपको देखिए उसने क्या किया हुआ है कि एक टेबल आपको दिया हुआ है। आप देखिए C4H9NH2 ये प्राइमरी एमाइन है, हमें मालूम है ये क्या है, प्राइमरी एमाइन है। आप भी देख सकते हैं प्राइमरी एमाइन, क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ NH2। उसका मोलिकुलर वेट है 73, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 350.8। ये डाईइथाइल एमाइन का आपको दिया हुआ है, ये सेम है क्योंकि आइसोमर है, हाँ, तो उसका कम हो गया है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गया है। यहाँ पे देखिए टर्शरी है, सेम मोलिकुलर वेट है, तो उसका 310.5 में चला गया है। तो ये थोड़ी बात आपको यहाँ पे 73 की वजह से यहाँ उसने आपको समझाया हुआ है। ऐसे एक और एग्जांपल उसने अल्किन का दिया हुआ है, तो बिल्कुल वो 300 पॉइंट समथिंग पे चला गया है। आपको समझ में आ गए? जैसे ये C2H5 CH3 ट्वाइस है, यानी 2 और 3 और 2 5 और 6 का जो उसने सिंपल अल्केन कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो 72 है तो उसका कम हो गया है, और ये ब्यूटेनॉल है उसका 74 है तो उसका 390.3 है। अब देखिए, अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये ब्यूटेनॉल है और ये ब्यूटेमर, ये दोनों प्राइमरी है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसमें OH बॉन्ड है, इसमें O है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3.5 है, 3 है, तो ये ज्यादा पोलर है, ये थोड़ा कम पोलर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो ये थोड़ा पॉइंट्स फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, वो आपकी टेक्स्ट बुक की जो पूरी प्रोसेस थी उसकी वजह से मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिए। फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये डिलीटेड टॉपिक है। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 12th बोर्ड स्पेशली इन 2021 राइट, वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गुजकेट और एनटीए के लिए अभी डिक्लेयर कुछ नहीं हुआ है, तो इससे बेहतर है कि हम एक बार कर लेते हैं। अगर कोई बात में उसका वेरिएशंस आएगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, और वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन कंपाउंड। देखिए, अभी हम मेरा 13.6 का जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन्स, राइट, हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम अपनी तरह से उसको कुछ प्रॉपरली हम उसका थोड़ा उसका जो स्टडी करेंगे। हम क्या कह रहे हैं इसमें? फर्स्ट देखिए, मेरा जो थिंकिंग है, एमाइन्स आर क्वाइट रिएक्टिव ड्यू टू, ये जो एमाइन्स है ना, उसकी एक रिएक्टिविटी है, उसके लिए
2 या 3 ऐसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर हमारा है वो क्या है, तो कि वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन जिसकी क्या होती है 3 एंड हाइड्रोजन जिसकी 2.1 है। आपको समझ में आ रहा है? जो एमाइन्स है मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, तो एमाइन्स में क्या हो रहा है आप देखिए, फिर से आप देखिए, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि एमाइन्स आर क्वाइट रिएक्टिव। क्यों हो रहा है? क्योंकि एमाइन्स में N और H होते हैं, इसमें नाइट्रोजन की 3 है यानी इसकी 2.1 है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से ये पोलर हो जाते हैं और ड्यू टू दिस पोलैरिटी उसकी एक रिएक्टिविटी है वो यहां पे हमें दिखने को मिलती है। दूसरा फैक्टर क्या है? तो दूसरा फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ अ lone pair of electrons on the नाइट्रोजन एटम। जो नाइट्रोजन एटम होते हैं उसके ऊपर लॉन पेयर होने की वजह से उसका एक नेचर, वो लुईस बेस नेचर हम दिखाई देगा। तो वो लुईस बेस होने की वजह से वो किस तरह से बिहेव कर रहा है वो भी हमें दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? फिर मैं तीसरा मैं अपनी तरह से भी बताना चाहता हूं, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स attached to the नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, राइट, दे आर ऑल्सो डिसाइड्स द पाथ ऑफ, राइट, ये जो पाथवे है उसका वो भी वो डिसाइड करते हैं। उसका हम क्या बोलेंगे, उसको कोर्स ऑफ रिएक्शंस भी हम उसको बोल रहे हैं, कोर्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। यानी ये कहना चाहते हैं कि जैसे मेरे पास प्राइमरी एमाइन है, ये प्राइमरी एमाइन है, मुझे मालूम है ये सेकेंडरी एमाइन है तो उसमें एक ही हाइड्रोजन है, और इसमें टर्शरी एमाइन है यानी ये ओके। तो दे आर डिफर इन मेनी रिएक्शंस, वो उसमें इसका रिएक्शंस अलग हो जाएगा, इसका भी अलग हो जाएगा, इसका भी अलग है, तीनों है एमाइन लेकिन उसका जो क्लासिफिकेशन अलग है, तो उसकी वजह से उसकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हमें दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? अभी मैं अपनी तरह से अपना पॉइंट्स में यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे हमने वो क्या पढ़ा हुआ था पहले, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा सेम यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। जो एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर है वो हम यहां पे पढ़ेंगे। देखिए हमें मालूम है कि ऑल द 3 एमाइंस, हमने आपको बताया ऑल द 3 क्लासेस ऑफ एमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो वो नाइट्रोजन एटम के पास लॉन पेयर होने की वजह से, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर होने की वजह से वो किस तरह से बिहेव करेंगे, वो लुईस बेसिस के साथ अपनी तरह अपना रोल वो कर पाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑल 3 क्लासेस ऑफ एमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, all are having a presence of lone pair of electrons on the nitrogen atom, so they all 3 classes act as a Lewis base। अभी हमें ये दिखाना पड़ेगा कि सर जी ये लुईस बेस है, वो नेचर हम किस तरह से उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे आपको रिएक्शंस विथ वाटर की बात में समझाना चाहता हूं। रिएक्शंस विथ वाटर, देखिए मैं पहले आपको रिएक्शन से समझा देता हूं। मेरे पास RNH2 है, समझ में आ रहा है, और मेरे पास यहां पे वाटर है। तो क्या हुआ, ये दोनों के बीच में प्रोसेस क्यों हो रहा है मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। इसके पास लॉन पेयर है, राइट, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ एमाइंस, सो वो अमोनिया की तरह स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर है, उसके से ज्यादा वो है। अभी कहीं बच्चे को ये भी क्वेश्चन होता है, ओके पास भी सर लॉन पेयर है,
तो ये दोनों में ये क्यों बेस की तरह बिहेव करता है? तो हमें मालूम है कि जो लॉन पेयर अच्छी तरह से डोनेट कर सके, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, उसकी एटॉमिक साइज कम होने की वजह से वो अच्छी तरह से वो डोनेट नहीं कर पा रहा है कंपेयर टू NH2। तो ये जो डोनेट करेगा तो उसका जो H+ है, यानी किसका, वाटर का, तो वो एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ गया? तो वो क्या पहले क्या बनाएगा, तो क्या RNH3+ एंड OH-, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल है, अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड अभी पहले बनाया हुआ है, लेकिन वाटर में होने की वजह से उसका यहां पे आयोनिक बॉन्ड है, वो आयोनाइज होके वो हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वंस अगेन देयर इज अ प्राइमरी एमाइन। ये प्राइमरी एमाइन की बात मैंने यहां पे समझाई हुई है। मैंने जैसे वाटर के साथ ये इसका रिएक्शंस करवाया, ओके, सो दिस एमाइन, ये एमाइन किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो हमें मालूम है वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं इन वाटर, राइट। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में मुझे समझाना हो तो क्या करूंगा, दे एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, क्योंकि इसने एक्सेप्ट भी किया हुआ है, क्लियर हुआ गया। सो and they form a alkyl ammonium या aryl ammonium hydroxide and which ionize further into hydroxyl, और ये हाइड्रोक्सिल आयन ही लिटमस पेपर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड टर्न्स इनटू ब्लू। तो वो इस तरह से वो बेसिक नेचर अपना है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है और दे एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो ये एसिड की तरह यहाँ पे पानी ने अपना रोल निभाया है। सो मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एमाइन्स आर बेसिक इन नेचर। पानी में वो बेसिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, अकेले अकेले भी नहीं है, पानी में जैसे डाला तो उसने OH- किया हुआ है। सो एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ एमाइन्स, मैं यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरह से लिखना चाहता हूं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, aqueous solutions of amines are basic in nature। समझ में आ गया आपको? चलो अभी मैं दूसरा भी एक आपको यहां पे मैं उसका स्ट्रॉन्ग आपको एक एविडेंस यहां पे भी मैं दिखाना चाहता हूं, वो है रिएक्शंस विथ एसिड्स। क्योंकि बेसिक है तो एसिड के साथ तो जुड़ेंगे। सो बीइंग बेसिक ऑल टाइप्स ऑफ एमाइन्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी दे रिएक्ट्स विद अ मिनरल एसिड, जैसे हमने मालूम है HCl, HNO3, H2SO4, सभी के साथ वो सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे। मैं आपको उसका एग्जांपल ही देना चाहता हूं, जैसे मेरे पास है CH3, CH2, NH2 है, ये प्राइमरी एमाइन है, हमें मालूम है। जैसे उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जुड़ूंगा तो वो क्या बनाएंगे, तो मुझे मालूम है CH3, CH2 यहाँ NH3+ एंड Cl- हो जाएगा। तो ये जो मेरा इथाइल एमाइन था, ये प्राइमरी एमाइन था, वो मिनरल एसिड के साथ जुड़ गया, इथाइल अमोनियम क्लोराइड का उसने फॉर्मेशन किया हुआ है। मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दूंगा, CH3 ट्वाइस है, यहाँ पे NH है, और मैं अभी आपको उसको HNO3 के साथ जोड़ना चाहता हूँ, HNO3, तो उसका ये पोर्शंस मुझे मिलेगा, CH3 ट्वाइस है, यहाँ पे आ गया NH2, राइट, और यहाँ पे है NO3-1। तो इसका मतलब यह हुआ डाइमिथाइल अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन, ये सेकेंडरी एमाइन के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं टर्शियरी एमाइन का भी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स यहाँ पे मैं दे सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है CH3 थ्राइस N, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, मैंने उसको H2SO4 के साथ जोड़ दिया है। हमें मालूम है कि H2SO4 है ना, वो डाई बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? डाई बेसिक, यानी ये दो को यहाँ पे ले गए। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये कुछ इस तरह से मैं लिख पाऊंगा कि CH3 है, वो थ्राइस है, वो N+ है, यहाँ क्या हुआ N+H हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ गया? ओके, फिर क्या मैं करूंगा, इसको इस तरह से मैं लिखूंगा, और बाहर क्या है SO4-2 है, और ये कितने हैं? 2 है, तो उसका भी सल्फेट। ये टर्शियरी एमाइन की मैंने बात यहाँ पे समझाई हुई है। आप उस तरह से एनिलीन का भी कुछ समझ सकते हैं ना, कि जैसे मेरे पास एनिलीन है तो एनिलीन भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जुड़ के, ये तो मैंने एलिफेटिक एमाइन की बात की थी, एरोमेटिक एमाइन भी आप यही अपनी जो स्टोरी है वो दोहरा सकते हैं। मुझे मालूम है कि ये जो यहाँ पे जो सॉल्ट मिलता है, ये सॉल्ट, क्योंकि ये देखिए ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्ट क्या होगा, तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? तो ये जो एसिडिक कैरेक्टर होने की वजह से हमें मालूम है कि RNH3+ और X- अगर हमें उसमें फिर से मैं NaOH के साथ उसको यहाँ पे लगाऊंगा तो पेरेंट एमाइन जो मेरा पहले वाला था वो वापिस मुझे मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट एसिडिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से वो बेस के साथ टाइटेड होके फिर ओरिजिनली जो मेरा एमाइन था वो हमें यहाँ पे वापिस मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा सॉल्ट है, देखिए ये एमाइन सॉल्ट्स है, वो आयोनिक इन नेचर होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं। मैं अपनी परिभाषा में तो उसको इस तरह से भी दिखा सकता हूं, वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स भी होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स है, और उसका दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। फिर मैं इसको लेकिन दे आर इनसॉल्युबल, दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे सॉल्वेंट्स लाइक मेरे पास बेंजीन है, दूसरा मैं ईथर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, एक्सेट्रा में वो इनसॉल्युबल हो गए, क्योंकि ये पूरा पोलैरिटी यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं आपको? फाइन। सो अभी क्या होगा कि ये थोड़ा डिफरेंस होने की वजह से ये उसका देखिए ये किस में सोल्यूबल हो जाएगा, द डिफरेंस इन द solubility behavior of amines and their salt is often used to detect amines and separate them from non basic compounds। तो नॉन बेसिक कंपाउंड्स में से मुझे अलग निकालना पड़ेगा। जैसे एक कंपाउंड है वो नॉन बेसिक है, उसमें मेरा जो बेस पड़ा हुआ है, तो दोनों को दूर करने के लिए मैं ये थोड़ा प्रोसेस का यूज करके मैं उसको यहां से निकाल सकता हूं। तो ये कुछ आपको यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर अभी जो मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन की मैं बात करूंगा आपको, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन्स है। तो हमें मालूम है कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एमाइन इज डिटरमिन्ड बाय द बेसिसिटी कांस्टेंट। जो हमने बात की थी आपको मालूम ही होगा कि मेरे पास है RNH2, उसको पानी में मैंने अभी आपको रिएक्शंस दिखाया था, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा RNH3+ एंड हाइड्रोक्सिल आयन में, राइट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस में हमने आपको पहले भी बोला था कि उसका K इक्विलिब्रियम मुझे क्या मिलेगा, तो K इक्विलिब्रियम मुझे RNH3+ और दूसरा मुझे यहाँ पे OH- अपॉन RNH2 और H2O। लेकिन हमें मालूम है कि H2O होता है वो टेकन इन लार्ज एक्सेस, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के साथ जोड़ देंगे, यानी K इक्विलिब्रियम्स के साथ कांस्टेंट को जोड़ के एक नया कांस्टेंट हम बनाएंगे, उसको हम KB बोलेंगे। KB यानी क्या होता है, वो बेसिसिटी कांस्टेंट फॉर अ वीक बेस। तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा ना, RNH3+ OH- अपॉन में क्या लिखूंगा यहाँ पे RNH2, तो ये मुझे KB का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हमें मालूम है कि जैसे KB का वैल्यूज ज्यादा होने की वजह से वो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, वीक में स्ट्रॉन्गर इज द बेस। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि मुझे KB की वैल्यूज के बजाय मैं पावर ऑफ KB में चला जाऊंगा, माइनस log KB में उसको लिख पाऊंगा, क्योंकि बेसिसिटी ऑफ एमाइन है विच इज also expressed in terms of power of KB value, which is negative logarithm of the basicity constant। तो हमें मालूम है जैसे पावर ऑफ KB कम हो जाएगा तो KB क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी बेसिसिटी हमें ज्यादा मिलेगी। ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? क्यों पावर ऑफ KB की क्यों जरूरत पड़ी? तो कि जैसे मैं आपको एमोनिया की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक बात कर रहा हूं, जैसे मेरे पास अमोनिया है, तो मैंने उसका जो KB का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने देखा हुआ है 1.8 × 10⁻⁵, लेकिन उसका जो पावर ऑफ KB मुझे मिल रहा है वो है 4.75, क्योंकि कई बार ये थोड़ा वैल्यूज को मुझे एक्सप्रेस करने के बजाय मैं 4.75 लिख दूं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझनी चाहिए, ये समझनी चाहिए कि पावर ऑफ KB जितना कम होगा इतना KB ज्यादा होगा, KB ज्यादा होगा तो वो बेसिसिटी स्ट्रॉन्ग कर देगा। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, अभी मेरा जो पॉइंट चालू है
तो कंटिन्यू पॉइंट है, तो मैं अभी उसका रिलेशन समझाना चाहूंगा कि डिफरेंट एलिफेटिक एमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एरोमेटिक का क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम नेक्स्ट में शुरू करेंगे। तो हम आज यहीं पे रुकेंगे। अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशंस कर दीजिए और नेक्स्ट में हम यहीं से बेसिसिटी रिलेशंस ऑफ एमाइन से फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।